मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलॉम के नियम के विशेषताएं। तो आज हम लोग कूलॉम के नियम की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि कूलॉम के नियम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है कूलॉम बल क्या है और उसका सदिश और अदिश रूप क्या है ये देखा था। आज हम देखेंगे कूलॉम के नियम की विशेषताएं। अब अगर आप पिछला वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो आप एक काम करिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पिछले वीडियोस का लिंक दिया है, वहां से आप उनको देख लीजिए। और साथ ही साथ आप इस तरह के पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर एक्सेस कीजिए और चैनल से ज़रूर जोड़िए। बाकी रहा बात लाइक और सब्सक्राइब का, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो नहीं कीजिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, कूलॉम के नियम की विशेषता को लिखे, यह हमारा क्वेश्चन है। तो कूलॉम के नियम की कई विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है कि यह वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। वर्ग व्युत्क्रम का नियम मतलब बल का जो मान है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम यानी उल्टा के समानुपाती है। यानी अगर दूरी बढ़ता है दो आवेशों के बीच का तो बल बड़ी तेजी से घटता है। अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे, इसका ग्राफ खींचोगे, जब कोई राशि किसी दूसरे राशि के स्क्वायर के उल्टा के समानुपाती होता है तो उनके बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं, बल और दूरी के बीच जब ग्राफ खींचिएगा तो शुरू में बल जब आवेश नज़दीक होगा तो बल काफ़ी ज़्यादा लगेगा। अब जैसे जैसे हम आवेश को दूर भगाते जाएंगे, दूर करते जाएंगे, बल का मान बड़ी तेज़ी से गिरेगा, एकदम डाउन होगा। इससे ग्राफ डाउन होता है। इसी को वर्ग व्युत्क्रम का नियम कहते हैं। कूलॉम बल का जो मान होता है, दो आवेशों को नज़दीक में रखिएगा तो खूब अच्छे से लगेगा, टिका दूर ले जाइएगा तो बहुत तेज़ी से घटेगा, और दूर ले जाइएगा और घट जाएगा। तो दो आवेशों के बीच जो कूलॉम बल का जो मान है वो कहाँ जाके जीरो होता है, जब दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी पर रखते हैं। यानी कूलॉम बल है, यानी जो विद्युत बल है कूलॉम बल, ये एक दीर्घपरासी बल है। दीर्घपरासी मतलब लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर तक लगता है, बड़ी लंबी दूरी तक। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो कूलॉम बल है, जैसे दो को प्लस आवेश ले लेते हैं तो दोनों एक देखिए, Q1 क्या करेगा, Q2 को इधर की ओर विकर्षित करेगा, धकेल के भगाएगा, Q2 Q1 को इधर भगाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में विकर्षण होता है। तो इस पर जो लगने वाला बल है मान लेते हैं F21 और इस पर जो लगने वाला बल है F12। दोनों का मान बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होता है। जब भी दो सदिशों का मान बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो तो उनको मैथमेटिकली ऐसे दिखाया जाता है। F12 बराबर है F21 के, लेकिन पूरी तरह बराबर नहीं है। क्या लगा के बराबर हुआ है? माइनस। बराबर का चिन्ह बता रहा है ताकत में बराबर है, और माइनस का चिन्ह बता रहा है ताकत में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो न्यूटन की गति, यही तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ये कहता है हर क्रिया का एक विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। तो एक आवेश दूसरे आवेश को अगर विकर्षित करेगा तो दूसरा आवेश भी पहले आवेश को विकर्षित करेगा। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बात है। अगला बात करें तो कूलॉम बल द्विपिंडी बल है। ये कूलॉम बल केवल दो पिंडों से उसको लेना देना है। जैसे दो को आवेश है Q1 और Q2, अब उसके बीच आप तीन को आवेश Q3 रख दीजिए, Q4 रख दीजिए, लेकिन इन दोनों के बीच लगने वाले बल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। दो आवेशों के बीच अगर हम बहुत सारे आवेश भी रख दे तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल का जो फॉर्मूला है, वो जब भी हम इन दोनों के बीच बल का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला कैसे देंगे? F बराबर के Q1 गुने Q2 बाई R स्क्वायर। कूलॉम बल के फॉर्मूला में केवल दो आवेशों का ही आपको जिक्र मिलेगा, कोई तीसरे के लिए तो जगह ही नहीं। फार्मूला में कोई तीसरे का चर्चा ही नहीं है। दोनों आवेशों का गुणनफल और दोनों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी का स्क्वायर, ये के तो कांस्टेंट होता है, तो तीसरा आवेश तो लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन तीसरा आवेश के आ जाने से क्या होगा, थोड़ा समीकरण बदल जाएगा। जैसे मान गए Q1 Q2 के बीच Q3 आ गया, तो अब एक नए तरह का भी अब नया पेयर बनेगा बल का। एक तो बल का यहाँ बनेगा जोड़ा, Q1 और Q2 के बीच बल लगेगा, फिर Q1 Q3 के बीच फिर हम कूलॉम बल लगा सकते हैं, Q3 Q2 के बीच लगेगा। लेकिन Q1 और Q2 के बीच जो बल लग रहा था उससे Q3 से केवल लेना देना
नहीं है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे भारत और रूस के बीच जिस तरह से व्यापारिक रिश्ते हैं, सामरिक रिश्ते हैं, ये उसके बीच में अगर अमेरिका आ जाता है तो उस रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कई सदियों से हमारा मित्र देश रहा है रूस, और अमेरिका के आ जाने से बस क्या है, एक नया समीकरण मिल गया कि हाँ चलिए दुनिया के दो बड़े देश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यानी भारत की ताकत बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलॉम बल एक केंद्रीय बल है। दूसरा, कूलॉम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है, ये हर जगह लागू नहीं हो सकता है। कूलॉम का नियम कहीं कहीं फेल भी हो जाता है। ठीक है, कूलॉम का नियम तब तक सही है जब तक आवेश रुके हुए हो या बहुत मंद गति से चल रहे हो, उसमें उनकी गति लगभग मंद हो, वहाँ ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। बहुत बड़ा अगर आवेश आ जाएगा, आवेशों का एक बहुत बड़ा अगर मान गए वितरण घनत्व आ गया, बहुत सारे आवेश अगर आ गए, तो वहाँ पे फिर कूलॉम बल का नियम लगाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा बात, कूलॉम बल का जो नियम है वो हर माध्यम में बदलता है, यह माध्यम पर भी निर्भर करता है। हमेशा आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते हैं, वो केवल हवा और निर्वात के लिए है। अगर बीच में अगर दो आवेशों को अगर पानी में डुबा दिया जाए या कांच में रख दिया जाए या तेल में रख दिया जाए, दूध में रख दिया जाए, तो उस केस में उन दोनों के बीच लगने वाला बल का मान बदल जाएगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सार्वत्रिक बल होता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, कूलॉम बल करता है। इसलिए ये सार्वत्रिक नियम नहीं है, सब जगह एक जैसा नहीं लगता है। ये बात ध्यान में रखना है। दो आवेशों के बीच के ये माध्यम के ऊपर निर्भर करता है, और उस केस में हम इसका फॉर्मूला ऐसे देते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन r क्या है, उस माध्यम की आपेक्षिक पराविद्युतता है। और अभी जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। जैसे आपके हमारे सामने एक माध्यम है, मान लेते हैं किसी माध्यम में आप बल ले लिए दो आवेशों के बीच, और हवा में आप बल ले लिए, दोनों को जब आप रख के भाग कीजिएगा, जैसे यहाँ देखिए जब आप भाग कीजिएगा तो मान लेते हैं उस माध्यम में उसके कांस्टेंट जो है K1 है, और हवा के लिए K हम ले लेते हैं। बाकी सब तो सेम है, तो इसलिए ये तो कट जाएगा, कट कूट के बचेगा क्या, केवल K1 बाई K2। कूलॉम नियतांक अलग अलग आएगा। ठीक है, K1 हमारा क्या है, वो माध्यम है, तो हम उस माध्यम का हमको मान नहीं मालूम है, तो हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उस माध्यम के आपेक्षिक पराविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से यहाँ गुना करेंगे। और ये नीचे वाला क्या है, हवा है, तो हवा के लिए तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये और ये तो कट जाएगा, तो केवल अंत में बचेगा क्या, अंत में बचेगा 1/एप्सिलॉन r। अब इसको एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ उठाते हैं, इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं। तो दो आवेशों के बीच, दोनों आवेशों का एक बात ध्यान रखना, दो आवेश है Q1 और Q2, दोनों का मान नहीं बदलना चाहिए, दोनों के बीच की दूरी नहीं बदलनी चाहिए। अगर दो आवेशों का मान और उनके बीच की दूरी ना बदले तो उन्हीं दोनों को उतनी ही दूरी पर एक बार हम किसी माध्यम में जैसे पानी में रख देते हैं और एक बार हवा में रख देते हैं, और रख के जब बल निकालते हैं, बलों का जब अनुपात निकालते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि माध्यम यानी पानी में रखने पर जो बल था और हवा में रखने पर जो बल था, दोनों का जो अनुपात आया वो आया 1/एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन मतलब उस जिस पानी में रखे, जिस माध्यम में रखे, उस माध्यम का आपेक्षिक पराविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी चीज़ को K से भी दिखाते हैं। यानी किसी माध्यम में लगा हुआ बल का मान आप निकाल सकते हैं अगर आपको हवा में या निर्वात का अगर आपको मालूम है। हम एक काम करते हैं, इसको हम इस साइड जब ले जाएंगे तो ऊपर जाके गुना होगा वो, और अंततः निकल जाए एक फार्मूला, किसी माध्यम में बल बराबर हो जाएगा, कूलॉम बल बराबर हो जाएगा हवा में उन्हीं आवेशों को रखने पर लगने वाला बल बटा आपेक्षिक पराविद्युतांक एप्सिलॉन r या K। इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो हवा में लगने वाले बल में भाग लग रहा है, यानी इसका मतलब है कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला कूलॉम बल है वो हवा में बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे उसको किसी अन्य माध्यम में रखेंगे तो जितना वैल्यू आएगा, जैसे मान लेते हैं हवा में लग रहा था 10 न्यूटन, और उसको पानी में रखेंगे तो हमको K से भाग देना पड़ेगा, और पानी का कितना होता है, K का मान 80। तो जब आप रखिएगा तो कट कूट के तो वैल्यू तो कम आ जाएगा, एक
वो तो वैल्यू गिर गया, कम हो गया। इसका मतलब है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है हवा या निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम उसको किसी अन्य माध्यम में रखते हैं तो बल का मान उस माध्यम के आपेक्षिक पराविद्युतांक के हिसाब से कम हो जाता है, उतना k गुना कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे पानी में रखेंगे तो 1/80 गुना कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आगे आते हैं, यह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। कूलॉम बल एक संरक्षी बल है। अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब, अगर मान गए एक आवेश है Q, उसके अगल बगल में बहुत सारे आवेश आ गए, 2-3 गो आवेश आ गए, तो जैसे Q1 और Q2 के Q और Q1 के बीच बल लगेगा, इन दोनों के बीच बल लगेगा, इन दोनों के बीच बल लगेगा। और जैसे मान गए सब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला इसको इधर धकेलेगा, ये वाला इधर धकेलेगा, ये वाला इधर धकेलेगा। अब बल चूंकि सदिश राशि है, तो किसी एक बिंदु पर बहुत सारे सदिश जब लगते हैं तो वो सभी सदिश आपस में जो जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? सदिश, आप लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़े होंगे, सदिशों को जोड़ने का अपना एक अलग नियम है, अलग तरीका है, तो उसको हम लोग सदिश योगफल कहते हैं। तो अगर किसी बहुल आवेश निकाय में अगर एक आवेश के इर्द गिर्द बहुत सारे आवेश आ जाएंगे, तो उन सभी आवेशों के कारण एक आवेश पर लगने वाला जो कुल बल का मान होगा वो अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। और एक है हमारा कूलॉम बल, संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल मतलब कूलॉम बल के विरुद्ध किया गया कार्य एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, संरक्षित हो जाता है। हमारे द्वारा किया गया कार्य, यानी हमने जो एनर्जी खर्च किया उस बल के विरुद्ध वो एनर्जी हमारा लॉस नहीं होता है, वो स्टोर हो जाता है। जैसे धरती का जो बल है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल एक संरक्षी बल है, इसके विरुद्ध किया गया कार्य उस वस्तु में एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे एक झलकी दिखाता हूँ, मान लीजिए जमीन पर अगर हम इस मार्कर को रखेंगे तो जमीन पर यह मार्कर जस का तस रहेगा, लाखों साल तक अगर इसको डिस्टर्ब न किया जाए तो ऐसे ही रह जाएगा, अपने आप नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम इस मार्कर को थोड़ा ऊपर उठा के छोड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर उठा के अगर हम छोड़ते हैं तो अपने आप गिर रहा है, हम फेंक भी नहीं रहे हैं, हम केवल छोड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो जा रहा है कि ये गिर रहा है? ना तो इसमें इंजन है, ना इसमें रॉकेट लगा है, और ना ही इसमें कोई जान प्राण है। तो इसमें ऐसा हो क्या जा रहा है कि ये नीचे की ओर अपने आप गति करने लग रहा है। निर्जीव वस्तु गति कैसे कर सकता है? आखिर इसमें एनर्जी कहाँ से आ गई गति करने के लिए? तो वो एनर्जी कैसे आई? आपने जब धरती के विरुद्ध जब इस मार्कर को उठाया तो आपने पृथ्वी के विरुद्ध कार्य किया। उस कार्य में आपने अपने शरीर की मांसपेशी ऊर्जा को खर्च किया, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, उसका रूपांतरण होता है। आपके शरीर की जो मांसपेशी एनर्जी है आपने जो खर्च किया उठाने वगैरह में, वो एनर्जी इसमें यांत्रिक एनर्जी यानी कि स्थिति ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। ठीक उसी तरह कूलॉम बल के विरुद्ध अगर हम किसी आवेश को उसके नज़दीक ले जाए, जैसे 2 गो आवेश है प्लस, और उसके नज़दीक कोई छोटकू आवेश को अगर हम ले जाए जबरदस्ती, यू प्लस है, दोनों एक दूसरे को भगाना चाहता है, प्लस प्लस में होता है विकर्षण, हम जबरदस्ती क्यू को घसका के इसके नज़दीक ले जा रहे हैं। तो जब हम नज़दीक ले जाएंगे तो हमको देखा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, इसके नज़दीक जाने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, और हम जो कार्य करेंगे वो कार्य इस आवेश में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि कूलॉम बल की सीमाओं को लिखें। कूलॉम बल केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है, केवल बिंदु आवेश के लिए ही सही है, आवेश बिंदु मात्र होने चाहिए। कूलॉम बल केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, आवेश एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर होने चाहिए। अगर आवेश चल भी रहे हैं, मान गए एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, अगर ये दोनों चल भी रहे हैं तो दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। यो 20 की स्पीड से जा रहा है, यो 20 की स्पीड से जा रहा है। जब दो वस्तु एक ही स्पीड से एक ही दिशा में जाते हैं, दिशा नहीं बदल रहे हैं, दिशा ना बदले, एक ही दिशा में एक ही चाल से चलते रहे, तो उनके बीच की दूरी कभी नहीं बदलेगी। यानी एक तरह से Q2 के सापेक्ष Q1 स्थिर नजर आएगा और Q1 के सापेक्ष Q2 स्थिर नजर आएगा, लगेगा रुका हुआ है दोनों। तो इस केस में अगर एक दूसरे के सापेक्ष अगर स्थिर हो तो कूलॉम बल वहाँ काम करेगा। लेकिन अगर आवेश एक कोई और दिशा में, ये कोई और दिशा में जा रहा है, दो आवेश अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, उनके बीच की दूरी भी बदल रही है, तो वहाँ कूलॉम बल लगाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, वहाँ पे वो फेल होने लगता है, सही रिजल्ट्स नहीं आते हैं। 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए कूलॉम बल लागू नहीं होता है। यानी कि किसी परमाणु के नाभिक का जो साइज होता है वो उसका जो साइज होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है।
इसको हम लोग फर्मी कहते हैं। ठीक है, अब फर्मी में जब हम जाएंगे, फर्मी लेवल से जब नीचे जाते हैं तो फिर वहाँ पे ये जो बल होता है विद्युत बल, वो काम करना बंद कर देता है। यह माध्यम के अनुसार बदलता है। दूसरा, ये माध्यम के अनुसार बदलता है। कूलॉम बल का मान या जो कूलॉम का जो नियम है, हर माध्यम में अलग अलग उसका मान निकल के आता है। पानी में कुछ और, हवा में कुछ और, तेल में कुछ और। तो ये बात ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे तुलना की गई है, कुछ समानता है और कुछ अंतर है कूलॉम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। एक तरह से देखें तो दोनों का नेचर एक जैसा है। एलएचएस में बल, इधर भी बल, इधर भी नियतांक, इधर भी नियतांक। यहाँ आवेशों का गुणनफल, यहाँ द्रव्यमान का गुणनफल। यहाँ आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी, यहाँ द्रव्यमान के केंद्रों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दोनों में काफ़ी समानताएं भी है और दोनों में काफ़ी अंतर भी है। तो आप देखिए, ये माध्यम पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होता है। आकर्षण भी होता है, खींचेगा भी, धकेलेगा भी। ये केवल आकर्षी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल खींचता है। दो द्रव्यमान वाले वस्तुएं केवल एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ये बहुत प्रबल बल है, ये दुर्बल बल होता है, बहुत कमजोर होता है। ये तब प्रभाव में आता है जब किसी वस्तु का आकार चंद्रमा और पृथ्वी के जितना बड़ा हो, तब गुरुत्वाकर्षण वगैरह का प्रभाव दिखता है। और ये तो आप देखिएगा, बाल में कलम को रगड़ के कागज के टुकड़े के पास ले जाइएगा तो उस कागज के टुकड़े को धरती भी खींच रहा है और इस कलम पर जो आवेश है वो भी क्या करता है, कागज को का ध्रुवण करा के, कागज को पोलराइज करके अपनी ओर खींचने लगता है। और आप देखते हैं कागज उठ के सट जाता है इसमें। इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल पे ये भारी पड़ता है। कौन? कूलॉम बल। केंद्रीय बल है ये, और ये भी केंद्रीय बल है। तो एक समानता है। ये भी वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है, ये भी वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये द्विपिंडी बल है, इसको केवल दो पिंडों से मतलब है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान से लेना देना है जिनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। इसको भी दो वस्तुओं के आवेश से लेना देना है। तीसरा आवेश बीच में आ जाएगा तो उससे उन दोनों के बीच का वैल्यू बदलेगा नहीं। तो कुछ समानताएं भी हैं और कुछ अंतर भी है। एग्जाम में आएगा तो आप लिख दीजिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए, बल की बात करें तो बल हमारे प्रकृति में अब तक वैज्ञानिक लोगों ने अब तक मात्र 4 तरह के ही बल खोजे हैं: चुंबकीय बल, मंद बल, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो नाभिकीय बल, मंद बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये 4 तरह के बल ही प्रकृति में पाए जाते हैं। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, एग्जाम में खूब आता है ये क्वेश्चन। तो विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात है, ऊपर में मान गए 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसमें द्रव्यमान भी होता है और बल भी होता है, द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से कुछ दूरी पर, r दूरी पर रखे हुए हैं। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच हम क्या निकालेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालेंगे, विद्युत बल भी निकालेंगे। अब दोनों का बट्टा करके देखेंगे। जैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर हम विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकालेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा 10 के पावर 43। वैल्यू तो ऐसे निकल के आता है 4 गुने 10 के पावर 42। उसको थोड़ा देर के लिए 10 के पावर 43 भी मान लिया जाता है लगभग में। अगर हम 2 प्रोटॉनों के लिए विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकालेंगे तो हमें आएगा 10 के पावर 36। यानी कहने का मतलब इसका मान और इसका मान रख के जब हम बट्टा करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के लिए ये मान आएगा 10 के पावर 43। इसका मतलब है कि अगर हम इसको उधर ले जाए, अगर हम इसको ले जाए इधर से उधर, तो इसका मतलब है कि जो विद्युत बल होता है 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 के पावर 43 गुना ज़्यादा लगता है। विद्युत बल के सामने गुरुत्वाकर्षण बल कुछ भी नहीं है, बहुत मजबूत है। वही अगर 2 प्रोटॉनों के बीच अगर हम बल की बात करें तो थोड़ा कम हो जाता अनुपात। यानी कि विद्युत बल अगर 1 न्यूटन लगेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अगर 1 न्यूटन है तो विद्युत बल का मान उस 1 में 10 के पावर 36 से गुना कर दे जाएंगे तो उतना गुना लगेगा बल, विद्युत बल 2 प्रोटॉनों के बीच में। तो 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले विद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात आपने देख लिया। फिर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 10 के पावर 39 आता है।
फिर एक बार मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग अलग डेटा है, दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय कंफ्यूजन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन बोलेगा 10 के पावर 43, 2 प्रोटॉन बोलेगा 10 के पावर 36, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन बोलेगा 10 के पावर 39। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तब अगर आपने दिमाग में सब बातों को बैठा लिया तो देखते हैं, जांचते हैं आप कितना अच्छे से सीखे हैं। क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर का। 2 आवेशों के बीच विद्युत बल और गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस क्रम में होगा? 2 आवेशों के बीच कौन सा बल? पहले कौन, देखिए पहले जो बोलेगा वो बटा के ऊपर आएगा। पहले बोला विद्युत बल, फिर बोला गुरुत्वाकर्षण बल, तब बोला अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। जो पहले बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो बाद में बोलेगा उसको नीचे रखेंगे। ये बात ध्यान रखना है। तो 2 आवेशों के बीच विद्युत और गुरुत्वीय बलों का अनुपात किस क्रम में होता है? तो 2 आवेश, तो यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं हमें कि वो आवेश कौन सा है ना, यहाँ तो बोला ही नहीं वो आवेश कौन सा है। दोनों, अब दोनों इलेक्ट्रॉन है कि दोनों प्रोटॉन है कि क्या है। तो यहाँ बोल रहा है 10 के पावर 42, 10 के पावर 39, 10 के पावर 36, और यहाँ दे रहा है 1 भी दे रहा है। देखिए 1 तो होगा नहीं। 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों का मतलब यहाँ उसको लिख देना चाहिए 2 समान आवेशों के बीच या 2 समान इलेक्ट्रॉनों के बीच। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन है तो 10 के पावर 42 लगभग में जा सकते हैं। दोनों प्रोटॉन है तो 10 के पावर 36, और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है तो 10 के पावर 39। तो ये क्वेश्चन हो गया विवादित क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ नहीं कि आवेश कौन सा होगा, तो ये विवादित क्वेश्चन हो गया, 2023 का क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल विद्युत बल से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और विद्युत बल चुंबकीय बल से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर होता है। तो ये क्रम है, नाभिकीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का ये घटता क्रम है। इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। कूलॉम बल के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे, जो कि हमने पिछले टॉपिक्स में भी हमने देखा था, लेकिन पूछता है क्वेश्चन ऐसा। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर उसके निकट स्थित किसी अन्य बिंदु आवेश द्वारा लगाया गया कुल बल अन्य आवेशों के द्वारा आरोपित सभी कूलॉम बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। ये चीज लिखना जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ एक आवेश है Q, और इस आवेश के इर्द गिर्द Q1, Q2 और Q3 3 तरह के आवेश हैं। तो इन दोनों के बीच बल लगेगा, इन दोनों के बीच बल लगेगा, इन दोनों के बीच बल लगेगा। Q1 मान के अगर सब प्लस चार्ज हो, सब अगर पॉजिटिव हो, सबको पॉजिटिव लेके समझा रहे हैं, तो Q1 Q को इधर की ओर धकेलेगा F1 बल से, Q2 धकेलेगा F2 बल से इधर की ओर, Q3 धकेलेगा यानी इसको विकर्षित करेगा इधर की ओर F3 बल से। एक ही आवेश पर जब बहुत सारे बल लगने लगे, कूलॉम बल, तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी आवेश पर लगने वाले जो बहुत सारे कूलॉम बल है, उन सब के मिलने से एक नया बल बनेगा जिसको बोलेंगे F नेट। कुल कूलॉम बल बराबर हो जाएगा प्रत्येक कूलॉम बलों के सदिश योगफल के बराबर हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत।